हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लास में। हम जो पढ़ रहे हैं वो 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर एक यूनिट कवर कर रहे हैं जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स, जिसको बोलते हैं हिंदी में किरण प्रकाश की। इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिया है। जो हमारा अभी मेन टॉपिक चल रहा है उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में आज जो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिहाज से। उसका नाम है गोलीय पृष्ठों के द्वारा अपवर्तन। आज का जो हमारा टॉपिक है मेन वो है अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र कैसे ड्राइव करते हैं। भाई इस चीज़ को समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सा बेसिक दोबारा से देखना पड़ेगा। यदि तुम्हें आज का डेरिवेशन क्लियर करना है तो उसके लिए तुम्हें 2-4 मिनट के लिए पिछले का रिवीजन करना पड़ेगा, और मैं कराता हूँ अपने तरीके से जिससे तुम्हें चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो, फिर मैं अपनी बात को अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। क्या है वह बेसिक? सबसे पहले बेसिक बात क्या है मैं नोट में लिखता हूँ। हमें 2-3 मिनट ज़्यादा लगेगी, अन्यथा मैं बात को क्लियर कर दूंगा, जिससे आगे चलकर जब मैं तुम्हें समझाऊं तो एक पॉइंट तुम्हें क्लियर होगी सर क्या कह रहे, और तुम भी बात को समझ के समझो कि हाँ भाई इस तरीके से हो रहा। क्या मसला है भाई? एक होती है घटना प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन ये सब जानते हैं, सबने देखा होगा। मैं अपने तरीके से शॉर्ट में बताता हूँ क्या मसला है। प्रकाश का अपवर्तन होने के लिए, प्रकाश का अपवर्तन होने के लिए 2 माध्यम का होना जरूरी है। होने के लिए 2 माध्यम का होना जरूरी है। माध्यम का होना जरूरी है, यानी जब तक दो माध्यम नहीं होंगे तब तक प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा है क्या मसला है। मैं कह रहा कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करेगी तभी प्रकाश का अपवर्तन होगा, इससे पहले नहीं होगा। ये पॉइंट तुम्हें याद होना चाहिए आज का समझने के लिए। एक बार मैं थोड़ा डायग्राम में दिखा दूं। ऐसे करके ऊपर माध्यम नंबर 1 है, नीचे माध्यम 2 है। अगर यहाँ से कोई प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अपने वाले रास्ते से हट जाएगी, इसी का नाम था अपवर्तन। तुम बताओ अपने रास्ते से प्रकाश की किरण कब हटी? अपने रास्ते से प्रकाश की किरण तब हटी जब माध्यम बदला। यानी प्रकाश का अपवर्तन होने के लिए सबसे पहला पॉइंट जहन में होना चाहिए कि भाई प्रकाश का अपवर्तन होने के लिए 2 माध्यम का होना जरूरी है, या यूं कहें कि प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना जरूरी है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तभी प्रकाश का अपवर्तन होगा। आगे चलते हैं। दूसरी बात क्या है, नोट नंबर 2 क्या है भाई, जो आज की जानकारी को हमें अच्छी तरह समझने में हेल्प करेगा। क्या है नोट नंबर 2? मैं कह रहा था जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो मुड़ जाती है, अपने रास्ते से हट जाती है। यहाँ पर 2 केस बनते हैं यार, केस बनते हैं 2। ये प्रकाश की किरण इस वाले डायग्राम में, पर्टिकुलर इस वाले डायग्राम में मैंने नीचे को मुड़ी हुई दिखा रही, लेकिन मैं इसको ऊपर को मुड़ी हुई दिखा सकता हूँ। ये प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाकर नीचे को भी मुड़ सकती है, ऊपर को भी मुड़ सकती है। क्या मसला है? ये अभिलंब की तरफ को भी मुड़ सकती है, अभिलंब से दूर भी हट सकती है। कब ये अभिलंब से दूर हटेगी, कब ये अभिलंब की तरफ को मुड़ेगी, ये जानकारी भी हमें होनी चाहिए, तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे। मैं इसको लिखता हूँ। 2 केस बनते हैं। यदि प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है, विरल से सघन माध्यम में जाती है, विरल से कहाँ जाती है? सघन में, तो वो अभिलंब की तरफ को मुड़ेगी, तो वह अभिलंब की तरफ को मुड़ेगी, अभिलंब की तरफ को मुड़ेगी। मतलब भाई अभिलंब की तरफ को मुड़ेगी, मतलब अभिलंब की तरफ ये है अभिलंब, और इसकी तरफ को झुक जाएगी। अच्छा, केस नंबर 2 क्या है? इसका जस्ट अपोजिट है। अगर वो सघन से विरल में गई, अगर वो कहाँ गई? सघन से विरल में। सघन मतलब गाढ़ा माध्यम, विरल मतलब पतला माध्यम। अगर वो सघन से विरल में गई तो फिर अभिलंब से दूर हटेगी। फिर क्या होगा भाई? अभिलंब से दूर हटेगी। ये 2 जानकारी विशेष है। अभिलंब से दूर हटेगी। इतना बताओ समझ में आ रहा क्या? 2 पॉइंट बिल्कुल विशेष हैं। अब हम तीसरे की बात करते हैं। कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको पढ़ने के बाद मैं अपने टॉपिक की तरफ चलता हूं, जिससे मैं चीज़ों को समझा पाऊं और तुम भी समझ पाओ। तीसरी बुनियादी बात क्या है भाई? तीसरी बात यह है कि मान लो कोई पृष्ठ है हमारे पास, इसका नाम होता है अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है मेरे भाई, ये 3 प्रकार का हो सकता है। जो मैं तुम्हारे सामने बना कर रखा है इसका नाम है समतल पृष्ठ। क्या नाम है? समतल पृष्ठ। मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, ये बन गया हमारा अवतल पृष्ठ। अवतल पृष्ठ मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, ऐसे करके। ये बन गया हमारा उत्तल पृष्ठ। जिन लोगों को समझने में दिक्कत है वो एक बार सुन लेगा। अवतल माने ए माने अंदर को, वो पृष्ठ जो सामने से अंदर को है उसका नाम अवतल पृष्ठ है। उत्तल माने ऊ माने उभरा हुआ, जो सामने से देखने में उभरा हुआ नजर आता है उसका नाम है उत्तल पृष्ठ। मैं नोट बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो समझने के लिए तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। क्या बात है भाई? अगर तुम्हें किसी भी पृष्ठ के द्वारा, किसी भी पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन की घटना को देखना हो
तो उसके लिए एक बात अंडरस्टूड है कि पहले उसका अभिलंब खींचना पड़ेगा। अगर तुम्हें डायग्राम बनाना हो तो क्या खींचना पड़ेगा? अभिलंब। अभिलंब क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। अभिलंब क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो किसी पृष्ठ के ऊपर लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। मैं कहता अगर हमारे पास कोई समतल पृष्ठ है उस पर अभिलंब खींचना बहुत आसान है, लेकिन बात तब जब आती है जब हमारे पास कोई ऐसा गोलीय पृष्ठ हो जिसकी आकृति कैसी हो अवतल, अगर मुझे इस पर लंब खींचना पड़े तो फिर क्या होगा। इसके लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, कुछ बात याद दिला रहा जो हमने लास्ट वीडियो में करी थी कि जो अवतल गोलीय पृष्ठ है जो किसी गोले का भाग है, अगर ये किसी गोले का भाग है तो उसका कोई ना कोई सेंटर भी होगा, उसका कोई ना कोई केंद्र भी होगा। वो उस गोले का केंद्र जो था वो इसका लगता है वक्रता केंद्र, वो अवतल पृष्ठ का होता है वक्रता केंद्र। यदि तुम कोई रेखा वक्रता केंद्र से आती हुई इसके पृष्ठ पर कहीं भी डाल दोगे तो वो अपना आप ही अभिलंब का काम करेगी। अपना आप ही किसका काम करेगी? अभिलंब का। ये अभिलंब खींचने का तरीका हुआ। अगर हमें कभी अवतल पृष्ठ पर अभिलंब खींचना हो तो सेंटर से पास होती हुई एक रेखा डाल देंगे, वो रेखा अपना आप ही अवतल पृष्ठ पर अभिलंब होगी। अवतल पृष्ठ पर क्या होगी? अभिलंब। ऐसी उत्तल की बात करेंगे, उत्तल का केंद्र इधर कहीं होगा, अगर मैं इस केंद्र से कोई रेखा निकाल दूंगा तो ये रेखा अपना आप ही क्या बन जाएगी? इसका अभिलंब बन जाएगी। मैं समझता हूँ बात क्लियर हो रही होगी। एक बार फिर समझ लो, प्रकाश का अपवर्तन होने के लिए जब मैं तुम्हें प्रकाश के अपवर्तन की घटना को गोलीय पृष्ठ पर दिखाऊंगा तो वहां पर इस बात को जरूर मेंशन करूंगा कि यार इसके एक तरफ माध्यम 1 है और एक तरफ माध्यम 2 है। जब तक एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जागी तब तक प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार मैं ये भी देखूंगा, किरण को मोड़ते समय मैं इस बात को जरूर मेंशन करूंगा कि ये देखो किरण विरल से सघन में जा रही या सघन से विरल में आ रही। यदि किरण विरल से सघन में जा रही हो या सघन से विरल में आ रही हो तो इस बात से फर्क पड़ता है कि वो किधर को मुड़ेगी, ये बात भी याद रखना। तीसरी बात क्या है, जब मैं अपवर्तन का डायग्राम बनाऊंगा, गोलीय पृष्ठ अपवर्तन के डायग्राम को खींचूंगा, उस समय मैं तुम्हें इस बात को दिखाऊंगा कि यार मैं अभिलंब खींचता हूं और अभिलंब खींचने का मेथड मैंने तुम्हें बताया। अगर कोई समतल पृष्ठ हो तो उस पर 90 डिग्री की रेखा डाल दो, वो अपना आप ही अभिलंब होगा। लेकिन बात तब बनती है जब गोलीय पृष्ठों की चलती है। तो गोलीय पृष्ठों का विशेष बात यह है कि कोई भी एक लाइन अगर वो सेंटर से पास होती हुई तुमने डाल दी, सेंटर से गुजरती हुई कोई लाइन अगर इस पर पृष्ठ पर डाल दी तो अपना आप ही किसका काम करेगी? अभिलंब का काम करेगी। ये कुछ बेसिक बातें थी जो तुम्हें पता होनी चाहिए। 3 पॉइंट हो गए। चौथी बात क्या है जो तुम्हें पता होनी चाहिए भाई? चौथा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई? ये बेसिक का पार्ट है। अगर मेरे पास कोई वस्तु है, मान लो बिंदु वस्तु है और मुझे इसका प्रतिबिंब बनाना है। जब भी तुम्हें जीवन में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना पड़े तो उसके पीछे एक ही तरीका है, तुम वस्तु से 2 किरणें चलाओ, कम से कम 2 किरणें चलाओ। उन 2 किरणों का तुम करा लो परावर्तन या अपवर्तन। आज हम जो बात करें उसका नाम अपवर्तन है। मुझे अगर इस वस्तु का प्रतिबिंब इस गोलीय पृष्ठ के द्वारा बनाना है तो मैं क्या करूंगा, या मुझे इस वस्तु का प्रतिबिंब यदि अपवर्तन के द्वारा बनाना है तो मैं क्या करूंगा? 2 किरणों को इसके पास से चलाऊंगा। फिर ये 2 किरणों का क्या हो जाएगा? अपवर्तन। अपवर्तन के बाद जहां भी ये 2 किरणें कटेगी, दोबारा सुन लो, अगर मुझे इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो इससे 2 किरणों को चलाना पड़ेगा। जब ये दोनों किरणें चलकर जाकर अपवर्तन गोलीय पृष्ठ पर टकराएगी, वहां पर इसका होगा अपवर्तन, और अपवर्तन के बाद फिर ये जहां भी कटेगी, अपवर्तन के बाद जहां भी एक दूसरे को कटेगी, उसी बिंदु का नाम बनेगा प्रतिबिंब। तो मेरे भाई प्रतिबिंब के बारे में बात पता होनी चाहिए कि जब मैं डायग्राम बनाऊं और चीज़ों को समझाऊं और मैं कहूं कि मुझे प्रतिबिंब बनाना है तो तुम्हारा दिल दिमाग कहना चाहिए कि अब ये 2 किरणें चलाएंगे, एक किरण यहाँ से एक किरण यहाँ से। वो कैसे चलेगी डायग्राम के अंदर बताऊंगा, लेकिन 2 किरणें चलेगी। वे किससे टकराओगी? गोलीय पृष्ठ से टकराओगी। गोलीय पृष्ठ क्या करेगा? अपवर्तन करेगा। अपवर्तन के बाद वे किरणें फिर जहां भी मिलेगी वो इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा। वो इस वस्तु का क्या होगा? प्रतिबिंब। यानी प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणों का चलना होना जरूरी है। मैं एक बार फिर थोड़ा रिवाइज कर दूं। मैं फिर कह रहा, अगर चीज़ों को समझना है तो इतना बेसिक फंडामेंटल मेरे से आना चाहिए, तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे। पहली बात, जब मैं डायग्राम बनाऊंगा 2 माध्यम मेंशन करूंगा। जब मैं किरण को मोड़ते समय इस बात का विशेष ख्याल रखूंगा कि विरल से सघन में जा रही या सघन से विरल में जा रही। तीसरी बात, अभिलंब खींचने का मेथड मैंने बताया। अगर समतल पृष्ठ हो लंब डाल दो, लेकिन अगर गोलीय पृष्ठ हो तो केंद्र से रेखा निकाल दो, वो केंद्र से गुजरने वाली रेखा ही अपने आप में अभिलंब होती है। तीसरी बात, अगर प्रतिबिंब बनाना हो तो 2 किरणें चला दो, वे 2 किरणें अपवर्तन के बाद जहां भी कटेगी उसी बिंदु का नाम होगा प्रतिबिंब। मैं समझता हूं चीजें क्लियर हो रही होगी। मैंने इस सारे नोट को एक से अधिक बार बताने का प्रयास करा है, इनके बिना हम समझ नहीं पाएंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं अपने टॉपिक पर चलता हूं जिसका नाम है अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। सबसे पहले मैं अवतल गोलीय पृष्ठ को बनाता हूं। ये हमारा अवतल गोलीय पृष्ठ है, इसको मैं इस प्रकार दिखा रहा। ऐसे क्यों दिखाया समझो, इसके पीछे जितना भी जगह है वहां पर सब जगह कांच है, ऐसा मैंने मान लिया।
इसके इधर की तरफ जितना भी जगह है उसमें मैंने वायु मान लिया, क्योंकि वायु कांच के कंपेरिजन में क्या है, विरल, इसलिए मैं इसको मेंशन कर दूँ ये विरल है, और उसको मेंशन कर दूँ ये सघन है। कांच का अपना कोई अपवर्तनांक होता होगा, उसे मैंने मान लिया N2 और इसे मान लिया N1। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अपवर्तन होने से पहले 2 मिनट ठहर जाओ। अपवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक माध्यम ना बदले, इसलिए मैंने सबसे पहले जिस डायग्राम बनाने की शुरुआत करते समय सबसे पहले माध्यम को बना दिया कि भाई इधर विरल माध्यम है, इधर सघन माध्यम है, जिसका अपवर्तनांक N1 है, इसका अपवर्तनांक N2 है। समझने के लिए ये वायु है और ये कांच है। और मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ कि N2 का मान N1 के मान से बड़ा है। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वो सघन होता है, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है वो विरल होता है। इतनी बात समझ में आई। ये क्या है भाई, ये अवतल गोलीय पृष्ठ है। अवतल क्यों है भाई, मैंने अभी बताया था, वो पृष्ठ जो सामने से देखने पर अंदर को होता है उसका नाम अवतल है। इसका कुछ नाम रख लो, S, ये इसका ध्रुव P और S डैश। मान लिया SP S डैश एक अवतल गोलीय पृष्ठ है। ये होता है इसका वक्रता केंद्र C। इसमें को जाने वाली रेखा का नाम होता है मुख्य अक्ष। इसमें को जाने वाली रेखा का नाम क्या होता है, मुख्य अक्ष। ये सब बेसिक की जानकारी है। मुख्य अक्ष हम क्या करेंगे भाई, हम ये करेंगे कि अब इसके ऊपर एक वस्तु रखेंगे। वस्तु रखने से पहले, इसके द्वारा प्रतिबिंब बनाने से पहले मैं एक तो काम जरूर करूँगा कि इस पृष्ठ का क्या खींच लूँगा, विलंब, क्योंकि बिना विलंब खींचे हम इसको इसके द्वारा प्रतिबिंब नहीं बना सकते। तो मैं एक रेखा यहाँ से ड्रॉ करता हूँ जो कि इसका विलंब का काम करेगी। ये क्या बन गया, इसका विलंब। अभी थोड़ी देर पहले बताया अभिलंब कौन है, अभिलंब वो रेखा है जो सेंटर से पास होती है, वो अपने आप में क्या है, अभिलंब है। एक बार इसके बारे में थोड़ी लिखनी पड़ेगी, मैं एक बार सुनाता हूँ फिर लिखता हूँ। माना SP S डैश एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जिसके बाईं तरफ माध्यम नंबर 1 है और दाईं तरफ माध्यम नंबर 2 है। माध्यम 1 का अपवर्तनांक N1 है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक N2 है। N2 का मान N1 से बड़ा है, अर्थात N2 सघन है, N1 विरल है। इसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है। इसकी मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O है। इसकी मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O है। एक बार इतनी बात लिखते हैं फिर हम आगे चलते हैं। माना SP S डैश एक अवतल गोलीय पृष्ठ है। डायग्राम के बारे में जितना बढ़ाता रहूँगा उतना मैं साथ साथ लिखता चलूँगा, जिससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो। माना SP S डैश एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, अवतल गोलीय पृष्ठ है। माना SP S डैश एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जिसके बाईं तरफ माध्यम नंबर 1, जिसके बाईं तरफ माध्यम 1 अपवर्तनांक N1, माध्यम 1 अपवर्तनांक कितना है उसका N1, तथा दाईं तरफ माध्यम 2, दाईं तरफ माध्यम 2 अपवर्तनांक N2 है। अपवर्तनांक कितना है, N2 है। यहाँ तक की बात क्लियर। इसका ध्रुव P है, इसका ध्रुव P है, इसका ध्रुव P है। देखो ये रहा ध्रुव P। इसका वक्रता केंद्र क्या है, C। इसका वक्रता केंद्र C है, तथा वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C है। दो बात। इसकी मुख्य अक्ष पर, इसकी मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O है, कोई बिंदु वस्तु O है, बिंदु वस्तु O है। इसकी मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O है। जो हमने डायग्राम प्रीफर करा उसके बारे में जो बेसिक फॉर्मेलिटीज़ थी वे मैंने लिख दी। इतनी थोड़ी हमें लिखनी पड़ती है। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम बनाएंगे प्रतिबिंब। हम वो वस्तु का बनाएंगे प्रतिबिंब। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 2 किरणों को चलाना पड़ेगा। किरणों को चलाने से पहले हम अपने आप से ये पूछते हैं, क्या दुनिया में ऐसी कोई किरण है जिसके बारे में मुझे पता हो कि वो किधर को मुड़ती है, कितना मुड़ती है और कैसे मुड़ती है। गोलीय पृष्ठों के बारे में बात करें तो हमारे पास कोई विशेष जानकारी तो नहीं है, परंतु एक चीज़ के बारे में हमें ज़रूर पता है कि यदि कोई किरण, वस्तु चलने वाली कोई किरण इसके केंद्र से पास होती हो, अगर कोई किरण केंद्र से पास होती हो, वस्तु चलने वाली किरण केंद्र से पास होती हो, तो यहाँ पर क्या होगी, लंब, और लंबवत पड़ने वाली किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो मैंने इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले एक किरण ले ली। उस किरण का नाम क्या रखा, OP। क्या नाम रखा, OP। ये OP किरण केंद्र में से आने के कारण परस्पर लंबवत पड़ती है और बिना मुड़े सीधी निकल जाती है।
प्रतिबिंब बनाने की जो 50% 50% फॉर्मेलिटी पूरी होगी, प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणें चाहिए, एक जा चुकी, कौन सी, ओपी, वो लंबवत पड़ने के कारण सिद्धि निकल गई, उसमें अपवर्तन का कोई नियम नहीं लगा देखने के लिए, परंतु अपवर्तन के नियम के कारण ही ऐसा हो रहा कि लंबवत पड़ी तो बिना डाइवर्ट हुए उसी मार्ग से सिद्धि निकल जाएगी। आओ मैं इसको भी लिखता हूँ। वस्तु ओ से चलने वाली, वस्तु ओ से चलने वाली प्रकाश की किरण, वस्तु ओ से चलने वाली प्रकाश की किरण ओपी पृष्ठ पर लंबवत पड़ने के कारण, पृष्ठ पर लंबवत पड़ने के कारण, इधर लिखते हैं, पृष्ठ पर लंबवत पड़ने के कारण सीधी निकल जाती है। प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों का चलना जरूरी है। एक किरण में चला चुका, अब मैं दूसरी बात करता हूँ। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक किरण यहाँ लेकर आऊँगा इस वाले पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम रख दिया ए, ये हमारा बिंदु ए है, इस पॉइंट पर डाल ली। इस किरण का नाम रखते हैं हम आपतित किरण। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, आपतित किरण। ये आपतित किरण अगर माध्यम ना बदलता तो इसी रास्ते पर सिद्धि निकल जाती, क्योंकि माध्यम बदल चुका, तो अब इस किरण को मुड़ना पड़ेगा, अपवर्तन होना पड़ेगा। अपवर्तन होने से पहले 1 मिनट ठहर जाओ, अपवर्तन होने से पहले 1 मिनट रुक जाओ और ये देखो कि ये प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही या सघन से विरल में जा रही। मैंने शुरुआत में मेंशन करा, इधर वाला माध्यम विरल है और इधर वाला माध्यम सघन है, और जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ को मुड़ती है, तो ये प्रकाश की किरण अपने इस रास्ते से सिद्धि ना जाकर अभिलंब की तरफ को मुड़कर चली जाएगी इधर को। जब ये अभिलंब की तरफ को मुड़कर जाएगी तो इस वाली किरण का नाम पड़ा अपवर्तित किरण। क्या नाम पड़ा, अपवर्तित किरण। इस किरण और इस किरण, ये दोनों किरणें जहां भी कभी मिलेगी उसका नाम होगा प्रतिबिंब। तुम मुझे बताओ, ये वाली किरण और ये वाली किरण आगे जाने के बाद इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही, क्या जीवन में कभी मिलेगी? जब ऐसी स्थिति बनती है तो इन दोनों किरणों को पीछे हटाओ, जब इन दोनों किरणों को पीछे हटावेंगे, इसी डायरेक्शन में पीछे हटाओगे, तो जहां भी ये काट जाएगी उस जगह बनेगा प्रतिबिंब। ये था प्रतिबिंब बनने का तरीका। मैं इस बात को भी लिखता हूं। दूसरी बात क्या है भाई, सीधी चली जाती है, ओ से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरण जिसका नाम है ओए, दूसरी प्रकाश की किरण ओए, ओ से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरण ओए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने के कारण, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने के कारण, ओ से चलने वाली प्रकाश की किरण ओए विरल से सघन में जाने के कारण अभिलंब की ओर मुड़कर ए बी दिशा में अपवर्तित हो जाती है। ओ से चलने वाली प्रकाश की किरण ओए विरल से सघन में जाने के कारण अभिलंब की तरफ को मुड़कर ए बी दिशा में अपवर्तित हो जाती है। अब आता है यहाँ से आगे बेसिक फंडामेंटल। मैंने तुम्हें एक बार पढ़ाया था आपतन कोण का मान, आपतन कोण की परिभाषा क्या होता है। आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण आई कहते हैं। उधर चलो, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण आर कहते हैं। क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण हैं तो ये अंदर वाला कोण भी कितना होगा, आर। इतना बताओ समझ में आ रहा है क्या? ये था हमारा बेसिक डायग्राम, इसके बारे में बात कर लेंगे। अब बताओ कौन कौन सा, कोण ओ ए सी, कोण ओ ए सी किसके बराबर है, आई के। चित्र में क्या दिख रहा है मुझे, कोण ओ ए सी बराबर कितना है, आई के। कोण ओ ए सी बराबर है आई के। एक बात लिख दी। दूसरी बात क्या लिखेंगे भाई, दूसरी बात लिखेंगे वो उधर से नाम दे दो से कुछ, ये सी बिंदु से डी मान लो, कोण बी ए डी, बी
ए डी बराबर कितना है आर, कोण बी ए डी बराबर कितना है आर। इतना समझ में आ गया। अपवर्तन की बात करते हैं। ये वाली किरण अपवर्तन के बाद मिली है, ये वाली किरण भी तो अपवर्तन के बाद ही मिली है। अपवर्तन के बाद मिलने वाली किरण जहां पर भी काटती है उसका नाम होता है प्रतिबिंब। आगे तो कभी नहीं कटेगी, इनको पीछे हटा लो। पीछे हटाने पर किरणें कहाँ काटती है, आई पॉइंट पर। आई बिंदु क्या है, इस ओ बिंदु का प्रतिबिंब है। इसको भी लिखते हैं। अपवर्तन के बाद प्राप्त होने वाली दोनों किरणें पीछे हटाने पर मुख्य अक्ष को अपवर्तन के बाद प्राप्त होने वाली दोनों किरणें पीछे हटाने पर मुख्य अक्ष को आई बिंदु पर काटती हैं। आई बिंदु पर काटती है, यह आई बिंदु ही वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब होता है। वस्तुओं का आभासी प्रतिबिंब होता है। वस्तुओं का आभासी प्रतिबिंब होता है। ये था हमारा डायग्राम, जिसको हमने समझने का प्रयास करा। एक एक चीज़ को मैंने क्लियर करने का प्रयास करा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अभी तक मैंने डायग्राम बना के दिखाया, गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन करके दिखाया, एक एक चीज़ को मेंशन करा। फिर भी कई लोगों को इस डायग्राम बनाने में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि हम चीज़ों को अब समझते हैं। एक लंबे समय तक बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें दिमाग से स्किप हो जाती है, उसके बाद डायग्राम बनाने में दिक्कत आती है। मैं इस डायग्राम को एक दूसरे मेथड से, जिसको तुम बोल सकते हो कि ऐसा ट्रिक से बनाना सिखाता हूँ। आप जब डायग्राम बनाओगे पेपर के टाइम पे इस तरह से प्रीफर भी कर सकते हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है पहले चीज़ों को समझेंगे, एक एक बात को याद करेंगे, एक एक बात को समझ कर डायग्राम बनाओगे तब ज़्यादा बेटर है। लेकिन अपने आप को समझाने के लिए हम ट्रिक से भी काम ले सकते हैं। क्या तरीका है भाई? तरीका है, सबसे पहले एक प्रश्न बनाओ, उसी डायग्राम को मैं एक बार दूसरे तरीके से बनाना सिखाता हूँ। प्रश्न में यहाँ लिखो P के ठीक सामने लिखो C, और यहाँ से गुजार दो एक मुख्य अक्ष। यहाँ तक की बात क्लियर? इसी पर 3 पॉइंट लो, C I O। C से स्केल रखकर एक लाइन आगे खींच दो, इसका नाम रख दो विलंब अपनी तरफ से। फिर स्केल लो, इन दोनों पॉइंट को मैच करो, स्केल रखकर यहाँ से पीछे डॉट डॉट कर दो, यहाँ से पीछे क्या कर दो, डॉट डॉट, और इसी लाइन को स्केल रखकर सीधे आगे बढ़ा दो। ये है अपवर्तित किरण। ये क्या है? अपवर्तित किरण। इनके बीच का कोण है R। आगे बढ़ो, फिर तुम स्केल लो, इन दोनों पॉइंट को मैच करो, और यहाँ से डार्क ले जाओ, लेके डार्क इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ाओ डॉट डॉट। ये हमारी आपतित किरण है। आपतित किरण, आकर पड़ने वाली किरण, सब बेसिक में पढ़ाया हुआ है। ये किरण है। इस किरण और विलंब के बीच बनने वाले कोण का नाम है I। इस पॉइंट का नाम है A। इस वाले एंगल का नाम R है, तो अंदर वाले एंगल का नाम भी कितना है, R। इस प्रकार हम इस डायग्राम को डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इस तरीके से। मैं समझता हूँ बात क्लियर हुई होगी। अब हम आगे चलते हैं। बात चल रही है डेरिवेशन की। आप मुझे बताओ, इस वाले पर्टिकुलर डायग्राम में कौन सी घटना हुई है? तुम कहोगे अपवर्तन की घटना हुई है। अपवर्तन के बारे में बात चली तो अपवर्तन की घटना हुई होगी। मैं भी कहता हूँ अपवर्तन की घटना हुई है, क्योंकि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाकर डाइवर्ट होती है तो इसी का नाम अपवर्तन है। तो याद रखना, जब भी किसी पृष्ठ के द्वारा, जब भी दो माध्यमों के द्वारा कभी प्रकाश का अपवर्तन होता हो तो वहाँ पर स्नेल का नियम लगेगा। अगर मुझे इसका डेरिवेशन करना है तो मेरी स्टार्टिंग यहाँ से होगी, मुझे इसमें स्नेल का नियम लगाना पड़ेगा। किसका नियम लगाना पड़ेगा? स्नेल का। स्नेल का नियम लगाने के लिए 1 मिनट में थोड़े से एंगल और मेंशन कर दूं। क्या एंगल है भाई? हमारे एंगल ये भी है। इस एंगल का नाम है अल्फा, इस एंगल का नाम है बीटा, और इस एंगल का नाम है गामा। ये हमारे 3 एंगल है जो किसके साथ बने? इस वाली किरण ने इसके साथ, मुख्य अक्ष के साथ, इस वाली किरण ने मुख्य अक्ष के साथ, इस वाले अभिनव ने मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बनाया उसका नाम है अल्फा बीटा गामा। इन कोण को भी मैं यहाँ मेंशन करता हूँ। देखो कहाँ शुरू हुआ? कोण AOP, कोण AOP, कोण AOP बराबर अल्फा। यहाँ से पढ़ो, कोण AIP, कोण AIP बराबर बीटा। तीसरा कोण ACP,
कोण ए सी पी बराबर गामा। ये 3 कोण भी हम पढ़ के लिख सकते हैं अपने इसमें थ्योरी में ही। आगे बढ़ते हैं अब, क्या हुआ अपवर्तन, क्या लगेगा स्नेल का नियम। स्नेल का नियम लगाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखते हैं स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है स्नेल का नियम भाई? स्नेल का नियम कहता है यार साइन आई बटे में साइन आर बराबर 1n2, और थोड़ा लिखने पाऊँ साइन आई बटे में साइन आर बराबर n2 बटे n1, n2 बटे n1। यदि मैं इस पॉइंट को P के नज़दीक मान लूँ, यदि मैं इस पॉइंट को P के नज़दीक मान लूँ तो जो I और R है ये सूक्ष्म बनेंगे। या ये मान लो कि I और R अगर सूक्ष्म हो, यदि I और R सूक्ष्म हो, I तथा R सूक्ष्म हो तो इस स्थिति में साइन I को हम ले सकते हैं I के बराबर और साइन R को ले सकते हैं हम R के बराबर। साइन R की जगह R और साइन I की जगह I रख दो यहाँ पर। क्या बन जाएगा भाई? I बटे R बराबर n2 बटे n1, I बटे R बराबर n2 बटे n1। इसकी गुणाधर कर दो तो ये जगह n1 I बराबर, दोबारा इसकी जगह रहा n1 I बराबर n2 R, समीकरण नंबर 1। हमने क्या करा, अपवर्तन की घटना हुई है, इस बात को मेंशन करते हुए हमने अपना स्नेल का नियम लगा लिया। अब मैं क्या करूँगा भाई, मैं डायग्राम को प्रीफर करूँगा और इस डायग्राम में से I और R की वैल्यू निकाल लूँगा। कैसे निकाल लूँगा बाद की बात है, पहले मैं एक बार बता दूँ, भूमिका बना दूँ। मैं I और R की वैल्यू निकाल लूँगा। I और R की वैल्यू निकालने के बाद समीकरण 1 में पुट करूँगा, शायद मेरा डेरिवेशन आगे बढ़ेगा और मैं सही ट्रैक पे मूव कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए भाई, I और R की वैल्यू निकालनी चाहिए। क्या तरीका है भाई? इस तरीके को समझने के लिए मैं पहले एक बात देखनी पड़ेगी। मान लो त्रिभुज है, ये त्रिभुज में अंदर बनने वाला कोण है मान लो θ1, ये अंदर बनने वाला कोण है मान लो θ2, इसके बाहर बनने वाला कोण है θ। तो ऐसा कहते हैं कि अंदर वाले कोणों का जोड़ बराबर बहिष्कोण, अंदर वाले कोणों का जोड़ बराबर बहिष्कोण, अंदर वाले कोणों को जोड़ दो बहिष्कोण के बराबर होगा। ऐसा हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ट्रायंगल के अंदर। देखो कौन से के अंदर, सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल प्रीफर करेंगे, ये वाला जिस पे मार्कर चल रहा है। ओ से कहीं हम कहाँ ए पर, ए से हम कहाँ है सी पर, ए इस वाले ट्रायंगल को प्रीफर करेंगे, इस वाले को। लिखो इसका नाम, त्रिभुज ओ ए सी में अंतः कोणों का जोड़ बराबर बहिष्कोण, अंतः कोणों का जोड़ बराबर बहिष्कोण, बराबर बहिष्कोण। अंदर वाले कोणों को जोड़ दो, बाहर वाले कोण के बराबर लिख दो। अब तुम बताओ, इसके अंदर बताओ एक कोण तो बन रहा है अल्फा, इसके अंदर एक कोण बन रहा आई और बाहर क्या बन रहा गामा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस आई बराबर कितना गामा। देख लो एक बार फिर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर क्या बन रहा, अंदर एक कोण बन रहा है अल्फा, अंदर एक कोण बन रहा आई, बाहर क्या बन रहा गामा। तो क्या बनी बात, अल्फा प्लस आई बराबर गामा। मुझे तो आई का मान निकालना, तो गामा माइनस अल्फा, यहाँ से मैंने आई का मान निकाल लिया, क्योंकि मुझे पता है इक्वेशन फर्स्ट में आई और आर के मान भर दूंगा, शायद मेरा डेरिवेशन आगे चलेगा। आई का मान आ चुका, अब आर की बात करते हैं। अब तुम देखो आर आ कहाँ रहा, आर आ रहा है इस अंदर वाले ट्रायंगल में। देखो जो डॉट डॉट जा रहा था यहाँ इस वाले में, ये कहाँ शुरू हुआ आई से, कहाँ गया ए पर, कहाँ खत्म हुआ सी पर। ट्रायंगल आई ए सी में अंदर वाला कोण कितना है यो आर, ये वाला कोण कितना है बीटा। इन दोनों का जोड़ बराबर क्या होगा गामा। अंदर वाले कोणों का जोड़ बराबर बहिष्कोण, इसको भी प्रीफर करते हैं। कौन सा त्रिभुज है भाई, अब की बार त्रिभुज है, त्रिभुज आई ए सी में अंतः कोणों का जोड़ बराबर बहिष्कोण, यही वाला फॉर्मूला। उसके अंदर वाले कोण मुझे दिखाई दे रहे बीटा प्लस आर और बराबर गामा। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई गामा माइनस बीटा। इस प्रकार हमने आई और आर के मान निकाल लिए। आई और आर के मान इसमें रख देंगे, आई तथा आर के मानों को इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर क्या है समीकरण एक भाई, समीकरण एक है n1i बराबर n2r। इसमें मान रखो, n1 की जगह n1 ब्रैकेट, i की जगह गामा माइनस अल्फा, n2 की जगह n2 और r की जगह गामा माइनस बीटा। अंदर गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, n1 गामा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा। भाई गुणा कर दी इसकी इसमें इन दोनों की इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, गामा वाले एक तरफ करेंगे और अल्फा बीटा वाले एक तरफ। ये गामा वाला यहाँ पहले से ही है, इस गामा को इधर भेज दो। ये n1 यहाँ लिख दो एक बार, n1 अल्फा यहाँ पहले से ही है माइनस का,
उसको इधर लेके आओ, वो बन जाएगा प्लस का N2 बीटा बराबर, इधर चलो यहाँ क्या है N2 गामा माइनस इसको इधर लेके आओ N1 गामा, यहाँ क्या आ गया भाई N2 बीटा माइनस N1 अल्फ़ा, गामा कॉमन ले लो N2 माइनस N1 समीकरण नंबर 2। हमने क्या करा, डायग्राम बनाया। मैंने पहले डायग्राम की एक बात क्लियर करी, चीज़ समझ में आई, हम आगे बढ़े। हमने कहा यहाँ पर कौन सी घटना हुई है भाई, यहाँ पर घटना हुई है अपवर्तन की, नियम लगेगा अपवर्तन का। क्या कहता है अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम होता है स्नेल का नियम। तो मैंने सबसे पहले वही काम करा जो होना चाहिए, स्नेल का नियम लगाया। स्नेल का नियम लगाने के बाद मैंने देखा कि यदि आई आर सूक्ष्म है, होते भी है सूक्ष्म, यदि आई आर सूक्ष्म हो तो उस स्थिति में साइन आई के बराबर, साइन आर के बराबर। तो जहां पर साइन आई था वहां पर आई रख दिया, जहां पर साइन आर था वहां रख दिया, चीजों को हल करा। और यहाँ के बाद मैंने कहा कि जब तक आई आर के मान नहीं आनेंगे तब तक हमारा डेरिवेशन आगे नहीं बढ़ने का। आई आर के मान निकालने के लिए हम उन ट्रायंगल के अंदर पहुंचे जहां पर आई आर है, और उनसे हमने क्या करा, ये वाला फॉर्मूला लगाकर हमने आई आर की वैल्यू निकाल ली। जब हमने आई आर की वैल्यू निकाल के हल करा तो आखिरी में हमें ये मिला। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं करूँगा अल्फ़ा बीटा गामा के मान निकाल लूँगा डायग्राम की मदद से, अल्फ़ा बीटा गामा के मान, और अल्फ़ा बीटा गामा के मान निकाल कर इस समीकरण में पुट कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, यहाँ से आगे हम बाद में चलते हैं। चलिए, अभी तक जो हमने बात की है डेरिवेशन में, हमने इक्वेशन 2 तक फाइंड आउट कर लिया। अब मैंने तुम्हें कहा था अभी भूमिका के बारे में कि भाई मेरे आगे कैसे करेंगे, आगे करने का तरीका क्या होगा, हम अल्फ़ा बीटा गामा के मान डायग्राम से निकल लेंगे और मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। डायग्राम में चलने से पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ इस पॉइंट से यहाँ पर एक लंब डाल दूँगा, इस नाम का रख दो M। अगर मैं कहूँ AM क्या है, AM जो होता है वो लंब होता है मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब, मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिया हमने, लंब डाल दिया AM, लंब डाल दिया मुख्य अक्ष पर। जैसे मैंने लंब डाला, तुम एक बात नोट करो, मार्क कर देखना, OAM, ये एक जो त्रिभुज बना अंदर, ये समकोण त्रिभुज बना। एक बात, IAM ये भी समकोण त्रिभुज, CAM ये भी समकोण त्रिभुज। मेरे पास 3 समकोण त्रिभुज आ गए। अगर मैं शॉर्ट में यहाँ लिखूँ दिखाने के लिए, त्रिभुज OAM देखो, दूसरा IAM, तीसरा CAM, ध्यान से देखो डायग्राम के अंदर ये 3 त्रिभुज मुझे मिले, तीनों समकोण हैं। समकोण त्रिभुज के अंदर हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। मैं अब क्या करूँगा भाई, इन 3 त्रिभुज को बारी बारी से लूँगा, प्रत्येक त्रिभुज में tan थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को फाइंड करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं प्रीवियस वीडियो की कुछ जानकारी तुम्हें देता हूं। भाई सी तक की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या r, क्योंकि बाईं तरफ है तो माइनस की। प्रतिम तक की दूरी को बोलते हैं प्रतिम की दूरी v, प्रतिम की दूरी v, क्योंकि बाईं तरफ है तो माइनस की। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी का नाम है वस्तु की दूरी u, वस्तु की दूरी u। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मेंशन करें अगर तो क्या होगी, वस्तु की दूरी माइनस u, वस्तु की दूरी कही क्या माइनस की, क्यों, क्योंकि वस्तु कहाँ है, बाईं तरफ है। ये 3 चीज़ें हमें काम हेल्प करेगी डायग्राम को समझने में, आगे सोल्व करने में। आओ त्रिभुज प्रीफर करते हैं वक्त को ना बर्बाद करते हुए। क्या है भाई हमारा त्रिभुज OAM में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan की जगह tan, यहाँ थीटा का मान कितना है अल्फा, लंब क्या है ये AM, इसको H मान लो, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को H मान लो, AM लंब ये है, आधार क्या है वहाँ से पकड़ लो इधर तक लेके आओ, ये सारा आधार है MP, AM MP, tan अल्फा बराबर AM का मान क्या है H और MP का मान यहाँ से यहाँ तक पता नहीं। अब आगे करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 चीज़ों को मेंशन करेंगे, क्या कि भाई यदि A बिंदु P के समीप हो, P के समीप हो तो इस स्थिति में 2 बातें होगी। पहला कि M जो होगा वो P के बराबर होगा। देखो अगर इस बिंदु को यहाँ ले आऊँ, इमेजिन करो, और यहाँ से फिर लंब डाल लूँ, तुम बताओ P के नज़दीक पड़ेगा। तो जहाँ से दूरी तुम M से नाप रहे चाहे P से नाप लो, बात बराबर होगी। एक बात, अगर मैं इस पॉइंट को नीचे लाना शुरू करूँ तो ये एंगल घटने शुरू होंगे, और नीचे ला रहा एंगल और घट रहे, मैं और समय पर ले आया एंगल बहुत छोटे छोटे हो गए। एक बार फिर देख लो, यहाँ देख लो, देखो ये था
अगर ये कोण अल्फ़ा है, अगर मैं इस पॉइंट से बनाऊँ तो ये कोण अल्फ़ा होगा, अगर इस पॉइंट से बनाऊँ तो ये कोण अल्फ़ा होगा, अगर इस पॉइंट से बनाऊँ तो ये कोण अल्फ़ा होगा। तुम बताओ कोण नहीं घटता जा रहा क्या? जितना पॉइंट नज़दीक आ रहा उतना कोण घटता जा रहा। तो बात 2 आई। यदि ए बिंदु पी के समीप हो, पहली बात तो ये होगी जहाँ एम है वहाँ पी ले लो, जहाँ एम है वहाँ पी ले लो। दूसरी बात अल्फ़ा बीटा गामा एम होगा और अल्फ़ा बीटा गामा सूक्ष्म होने के कारण अल्फ़ा बीटा गामा सूक्ष्म होने के कारण टेन अल्फ़ा की जगह ले लो अल्फ़ा, टेन बीटा की जगह ले लो बीटा और टेन गामा की जगह ले लो गामा। ये तीनों इक्विवेलेंट होंगे, जैसे साइन में होता है ऐसे टेन में भी। तो आओ आगे बढ़ाते हैं बात को। जहाँ टेन अल्फ़ा है वहाँ तो अल्फ़ा लिख दूंगा, जहाँ एच है वहाँ एच ही रहने दूंगा, जहाँ एच है वहाँ एच। ये मान गलत रखा गया यहाँ से यहाँ तक। ये एम से लेके ओ तक है, एम ओ, एम से लेके ओ। आधार कितना है? एम से लेके पी नहीं है, एम से लेके ओ। ये लिखा हुआ गलत था। जहाँ पर एम है वहाँ पी ले लो, ये आ गया पी ओ। अब तुम बताओ पी से लेके ओ तक की दूरी माइनस यू है कि नहीं है? पी से लेके ओ तक की दूरी क्या है? माइनस यू। तो अल्फ़ा बराबर आ गया एच अपॉन माइनस यू। ये हमारा अल्फ़ा का मान आ गया। अब ट्रायंगल नंबर 2, दूसरा त्रिभुज क्या है? आई से काउंट करो, ये लिखा हुआ है यहाँ से। त्रिभुज आई ए एम में क्या लगा देंगे? टेन थीटा। क्या फॉर्मूला है? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन की जगह टेन, थीटा की जगह अब की बार बीटा है। इस वाले त्रिभुज का एंगल कितना है? बीटा। बीटा लंब कितना है? वही सामने वाला ए एम बटे में आधार पे आ जाओ। फिर दोबारा आओ, एम से नपेगा कहाँ तक? आई तक, एम आई चेंज करो, ये चेंज करो। जहाँ टेन बीटा है वहाँ तो बीटा ले लो, जहाँ ए एम है वहाँ एच ले लो, लेकिन जहाँ एम है वहाँ पी ले लो। तो बन गया पी आई। बीटा बराबर एच अपॉन, और पी आई का मान देख लो, पी से लेके आई तक की दूरी को वी कहते हैं। पी से लेके आई तक की दूरी को क्या कहते हैं? वी, क्योंकि बाईं तरफ पढ़ रहा तो माइनस का वी। इस प्रकार बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल की। त्रिभुज कौन सा है? ओ ए एम सी ए एम, ओ नहीं सी ए एम में देख लो, सी ए एम में लगा दो फॉर्मूला। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन की जगह टेन, थीटा की जगह गामा। लंब कितना? वही ए एम। आधार देख लो एक बार, एम से लेकर सी तक यानी सी एम। ये बन गया सी एम। चलो मान रखते हैं, ये वाला परिवर्तन लाओ। जहाँ टेन गामा है वहाँ गामा ले लो, ए एम की जगह एच ले लो, सी एम की जगह पी ले लो, तो सी पी हो गया। और डायग्राम से सी पी का मान कितना है? माइनस आर। इस प्रकार हमने क्या करा? अल्फ़ा बीटा गामा के मान भी फाइंड आउट कर लिए। किसकी सहायता से? इन वाले ट्रायंगल की सहायता से। बीच में ये बात विशेष थी, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम परिवर्तन कर पाएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिए, हमने क्या निकाल लिया भाई? हमने अल्फ़ा बीटा गामा के मान निकाल लिए। अब इसमें पुट करते हैं। समीकरण 2 में अल्फ़ा बीटा गामा के मान रखने पर क्या है? समीकरण 2 लेके आओ। n2 बीटा माइनस n1 अल्फ़ा बराबर n2 माइनस n1 गामा। मान रखो n2 बीटा का मान आया था हमारा h अपॉन माइनस वी, n1 गामा का अल्फ़ा का मान आया था h अपॉन माइनस यू, n2 माइनस n1 ब्रैकेट इसका मान आया था h अपॉन माइनस आर। इतने में कोई दिक्कत? h कॉमन ले लो, माइनस भी कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन ले लिया, h कॉमन ले लिया, तो ये आ गया n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू बराबर माइनस के h बटे आर ब्रैकेट n2 माइनस n1। एस से एच कैंसिल हो गया, क्या आ गया? n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू बराबर n2 माइनस n1 अपॉन आर। ये था हमारा फॉर्मूला, ये था हमारा आज का डेरिवेशन अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए। अपवर्तन का सूत्र ये होता है। एक बार इसके स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे चलते हैं। चलिए, आज की वीडियो लेक्चर में हमने बात की कि अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का व्यंजक कैसे स्थापित करते हैं। आज की वीडियो में हमने सबसे पहले अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन कैसे करते हैं इन चीज़ों को जाना। बहुत सारी बेसिक बातें हमने तुम्हें बताने का प्रयास करा। मैंने चीज़ों को अपनी तरफ से एक से अधिक बार बताया जिससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो। फिर भी यदि किसी बच्चे का डाउट बनता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकता है। मैं समय मिलते ही उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। यहाँ से आगे हम जो बात करेंगे वो उत्तल गोलीय पृष्ठ की बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।